हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी साइको का री एग्ज़ाम में अब केवल 7 दिन बचा हुआ है और इस एग्ज़ाम के लिए जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका भी री एग्ज़ाम है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो बहुत दिनों बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ। पिछले कई दिनों से मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहा था। पिछले कई दिनों से मैं कुछ काम में व्यस्त था, तो मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ था। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मेन मोटिव ये है कि जिनका भी री एग्ज़ाम है उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। और जिनका भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है वो लोग अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो देख चुके होंगे और उनको एक अनुमान लग भी गया होगा कि कितने नंबर का कट ऑफ जाएगा और उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उस पर हम इसमें बात नहीं करेंगे। जिनका भी री एग्ज़ाम होना है उसमें दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक तो वो स्टूडेंट है जिनके साथ सर्वर की समस्या रही है और सर्वर के कारण या फिर शोरगुल के कारण उनका पेपर ख़राब हुआ है। शोरगुल के कारण जो पेपर ख़राब हुआ है उनका तो दोबारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेकिन सर्वर की एक्चुअल समस्या जिनके साथ रही है उनका री एग्ज़ाम हो रहा है। दूसरा क्या है, वैसे स्टूडेंट है कि जिनके साथ सर्वर की भी समस्या रही है, शोरगुल का भी समस्या रहा है, उसके बाद भी उन लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया हुआ था और उन लोगों ने बहुत ही पेशेंस धारण करके उन लोगों ने पेपर दिया और अच्छे से उनका पेपर हो गया था। तो वो लोग भी री एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो देखिए, जिनका भी सर्वर की समस्या रही है और वो लोग तैयारी बहुत ही बेहतर करे हुए थे, तो उनको इस बार भी कोई समस्या नहीं होगी और वो लोग अच्छे से अटेम्प्ट दे पाएंगे। अगर उनके साथ सर्वर की समस्या नहीं रहती है तो उनकी तैयारी पहले से ही बेहतर थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी तैयारी बेहतर नहीं थी और वो लोग एग्ज़ाम में गए, उनके साथ सर्वर की समस्या हुई। हालांकि उनका पेपर बेकार भी हो जाता, लेकिन उन लोगों के साथ सर्वर समस्या होने के कारण फिर से उन्हें टाइम मिला। और जो लोग अभी CBT 2 के रिजल्ट के बाद ज़्यादा समय नहीं दे पाए थे, ज़्यादा टेस्ट नहीं दे पाए थे, स्पीड अपना वो बढ़ा नहीं पाए थे, और अब तो उनको टेस्ट के बारे में आइडिया भी लग चुका है, इंटरफेस के बारे में आइडिया लग चुका है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहा है कि उनको तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम उनको मिल गया है। तो अब क्या है कि उनके भी पेपर अच्छे होंगे। हालांकि पहले जिनकी तैयारी थी, सर्वर समस्या के कारण जिनके पेपर खराब हो जाने चाहिए थे, उन्होंने धैर्य दिखाया और पेपर उनका अच्छा गया, तो वो लोग तो तैयारी बेहतर थी और वो फिर से एग्जाम होगा, फिर भी वो लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन जिनका पेपर पिछली बार खराब हो जाना चाहिए था तैयारी कम होने के कारण, लेकिन उनको बेहतर मौका मिल गया और वो अब पेपर बेहतर कर पाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि री एग्ज़ाम जिनका भी होगा, जाहिर सी बात है उनका एवरेज जो स्कोर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और उनके जो टी स्कोर लाने के लिए, 42 टी स्कोर लाने के लिए उन सभी को थोड़ा सा बेहतर स्कोर लाना पड़ेगा और अच्छा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी को पता होगा। अब मैं बात करता हूँ कि री एग्ज़ाम के लिए जो बचा हुआ टाइम है, अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो पिछली बार पेपर में जो बैटरी टेस्ट आए हुए थे उसको थोड़ा सा आप लोग फ्रिक्वेंटली उस पर टेस्ट दीजिए। जिनके अटेम्प्ट, जैसे मान लीजिए फोर्थ बैटरी टेस्ट में, फिफ्थ बैटरी टेस्ट में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ में अटेम्प्ट जो है लोगों के ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे, पिछली बार ऐसा हुआ। इन दोनों बैटरी टेस्ट में जो है टाइम कम नहीं था। मैं सभी से कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट भी किया, 10-15 सेकंड बचा भी लिया। तो टाइम कम नहीं है, टाइम सफिशिएंट था। इसमें आप लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा, इसमें आप इंक्रीज करिएगा स्पीड। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि तुक्का लगाने वाले जो लोग थे वो लोग समझ गए होंगे कि एक तरह से कि तुक्का लगाना कितना ऑथेंटिक है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, जो तुक्का लगाने वाला कॉन्सेप्ट होता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि कितने टाइम के बाद कितना क्वेश्चन मेरा छूटेगा, तब मैं तुक्का लगाना शुरू करूँगा। जैसे मान लीजिए अगर पेपर में कहा जाए कि 8 मिनट का आपका टाइम है, तो क्या आप पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि 7 मिनट 30 सेकंड के बाद से बचे हुए 30 सेकंड में मैं तुक्का लगाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट आप घर पे नहीं बना के जा सकते। हो सकता है कि वहाँ पे 7 मिनट 30 सेकंड के बाद आपके पास जो है 10-15 क्वेश्चन ही बचा हो, तो वहाँ पे इंस्टेंट डिसीजन आपको तुरंत लेना होगा कि मैं यहाँ पे गेस वर्क नहीं लगाऊंगा, अब मैं एक एक क्वेश्चन देख करके करूँगा। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे एग्जाम में ही डिसाइड कर पाते हैं, घर पे आप इसको डिसाइड करके नहीं चल सकते। लेकिन पेपर के टाइमिंग को लेकर के सारी चीज़ें आपको आइडिया लग चुकी हैं, तो आप पहले से जान चुके हैं कि अब तुक्का लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, पेपर के लिए सफिशिएंट टाइम है। क्योंकि गेस लगाने वाला जो काम था वो अभी जो पेपर कंप्लीट हुआ है उसमें लोगों ने गेस लगाया है, क्योंकि वो पहले से ही दिमाग में बना चुके थे कि अगर मेरा इतना क्वेश्चन बच रहा है या फिर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है तो मैं तुक्का लगाऊंगा। क्योंकि समय उनको लग रहा था कि कम ना मिल जाए या फिर मेरा स्पीड नहीं बन पाया है तो मुझे तुक्का लगाना है। लेकिन अभी क्या है कि सफिशिएंट टाइम मिलने के कारण जिनकी स्पीड नहीं भी बन पा रही थी उनकी भी स्पीड बन गई है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अब क्या है कि गेस वर्क लगाने वाला जो लड़का होगा उनकी संख्या अब बहुत ही कम रह जाएगी, बहुत ही नॉमिनल रह जाएगी। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो पेपर में अभी जो पूछा गया था, जितने बैटरी टेस्ट आए थे, जो बैटरी टेस्ट पूछा गया था, उस पर प्रैक्टिस आप बढ़ा लीजिए।
इसके अलावा देखिए 4th और 5th बैटरी टेस्ट में जो है बैटरी टेस्ट बदलने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर बदला जाता है तो जो इसके अलावा जो बैटरी टेस्ट आते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्टागोनल वाला टेस्ट है, वो बहुत ही सिंपल होता है। सभी की इसमें स्पीड एकदम सफिशिएंट थी, समय से पहले वो लोग कर ले रहे थे। और फाइंड 6 और 9 है, उसमें भी लोग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। तो उसमें ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत आपको है नहीं। वो अगर आपका प्रैक्टिस उसमें छूट गया है तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो अचानक से आपके सामने आ जाए। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। जो अभी पिछला पेपर हुआ है उसमें जो बैटरी टेस्ट आए हैं उसकी प्रैक्टिस तो करिए, लेकिन साथ ही साथ जो प्रैक्टिस आप कर रहे थे हेक्टागोनल टेस्ट का और फाइंड 6 9 का टेस्ट का जो प्रैक्टिस आप कर रहे थे, यस नो टेस्ट का प्रैक्टिस आप कर रहे थे, उसमें स्पीड आपकी थी। तो उसमें क्या था कि अगर उसकी तैयारी छूट गई है, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप केवल इसी पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। आपको उस पर भी ध्यान देना है। लेकिन 4th और 5 वाले बैटरी टेस्ट में जो बैटरी टेस्ट आया हुआ था उसको छोड़ करके जो बैटरी टेस्ट थे उस पर लड़के ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए थे, लेकिन वो बैटरी टेस्ट जो है उसमें स्पीड सबकी बन भी गई थी। तो उस पर भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा अगर वो चेंज होता है तो। मैं कहूँगा कि पहला जो मेमोरी टेस्ट है और मैं कहूँगा कि तीसरा जो आपका ब्रेक टेस्ट आता है और उसमें हिडन क्यूब टेस्ट है, अगर हिडन क्यूब टेस्ट की जगह पे ब्रेक टेस्ट आता है तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो पिछली बार 2018 वाले पेपर में आया था। अगर वो लोग चेंज कर देते हैं, सीक्वेंस बदल देते हैं, तो ये तो कॉन्सेप्ट आप जान चुके हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़िएगा। पहले वाले बैटरी टेस्ट में जो मेमोरी टेस्ट है उसमें अभी आपने जो देखा, जो फाइंड फिगर वाला टेस्ट था वो आया था, लेकिन आपको उसके अलावा आप लोग हाउस बिल्डिंग पर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग इसमें पहचान नहीं पा रहे हैं और ये डिफ़िकल्ट लगता है, लोगों को याद नहीं हो पाता है। दूसरा यहाँ पे जो है ट्रैक टेस्ट तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है और मुझे लगता है इस पर प्रैक्टिस सभी की होगी। लेकिन इस पर भी आप डेली एक एक केवल जो है एक सेक्शनल टेस्ट आप ज़रूर दीजिएगा, जिससे आपकी ये आदत बनी रहे कि हाउस टेस्ट भी मेरा अभी सेम स्पीड के साथ हो रहा है। और पिछली बार क्या था, 3-3 मिनट टाइम मिला था, अभी 2-2 मिनट टाइम मिल रहा है, तो 2 मिनट के टाइम पे ही आपको प्रैक्टिस करना है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ इंटरफेस को लेकर के। देखिए जितने भी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप माउस क्लिक को लेकर के भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा। बहुत सारे लड़कों के साथ समस्या ये रही कि उन्होंने अगर लास्ट में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और सबमिट होने के बाद वो 18 क्वेश्चन दिखाने लगा, 17 क्वेश्चन आपको दिखाने लगा। तो आप स्क्रीन पे आई बटन को एक बार देखिएगा लेफ्ट साइड में, कि जहाँ पे आप माउस ले जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी हैं 20 क्वेश्चन में से कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हुए हैं, मतलब जो अनटिक हैं। वो वहाँ पे तुरंत आपको डिटेल पता चल जाएगा। लास्ट के 5-6 सेकंड में आप उसको देख सकते हैं और आप वहाँ पे तुरंत जाकर के वो क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अगर किसी कारण से माउस में क्लिक न होने के कारण वो क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो लास्ट में वही होगा कि आपको लगेगा 20 में 20 मैंने किया हुआ है और 18 ही शो हुआ। तो वहाँ से भी आपका 1-2 क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ है, जो गलतियां लड़कों ने फेस की है उसको आपको सीख करके जाना है। और माउस क्लिक को लेकर के एक बात और है कि डबल क्लिक पे जो है वो ऑप्शन अनटिक हो जाता है। तो एक बार क्लिक करने के बाद थोड़ा सा 1 सेकेंड या फिर थोड़ा उससे कम सेकेंड का भी टाइम, 1 से कम सेकेंड का टाइम भी थोड़ा वेट करिएगा कि वो टिक हो जाए। ऐसा नहीं है कि इतनी फास्ट आप टिक कर रहे हैं, इतना फास्ट आप माउस चला रहे हैं कि वो डबल क्लिक हो जा रहा है और तुरंत वो अनटिक हो जा रहा है, मतलब वो ग्रे कलर का होने से पहले ही वाइट हो जा रहा है। तो ऐसे में भी आपका वो क्वेश्चन छूट जाता है और कहते हैं आप लोग मल्टीपल 3 बार 4 बार 5 बार क्लिक करने के बाद जो है वो ऑप्शन क्लिक हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी सर्वर का स्लो रिस्पांस रहता है, साइट का स्लो रिस्पांस रहता है। तो इसके कारण क्या हो कि एक क्लिक करने के बाद ऑप्शन पे थोड़ा सा आप वेट करिएगा। इतना वेट नहीं करना है कि 2-2 3-3 सेकंड, आप 1 सेकंड के भी, आधे सेकंड का भी इंतजार करेंगे तभी वो क्लिक हो जाएगा। बाकी टी स्कोर से रिलेटेड आप देखिए टी स्कोर कैसे बनेगा। तो देखिए जिनका भी री एग्ज़ाम है, फेयर कंडीशन तो यही है कि जिनका भी री एग्ज़ाम होगा उनका टी स्कोर अलग से जनरेट होगा। और जितने भी जोन हैं, अलग अलग जोन का जो है शिफ्ट वाइज भी टी स्कोर बनना चाहिए, क्योंकि देखिए यही फेयर कंडीशन है। अगर क्या होगा कि किसी जोन का टी स्कोर सभी के साथ अगर बना दिया जाएगा, जितने लड़के साइको के लिए उस जोन के बैठे हुए हैं, अगर वो उस पूरे शिफ्ट में कंसीडर करके उसको काउंट कर लिया जाएगा, तो हो सकता है कि उस लड़के, उस जोन के लड़के ज़्यादा पास ही ना हो पाएँ साइको में। क्योंकि एवरेज स्कोर सभी के साथ अगर काउंट कर लिया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे कम लड़के होंगे जो उस जोन के पास ना हो पाएँ। अगर सभी लड़कों के साथ, फर्स्ट शिफ्ट के सभी जोन के लड़कों के साथ अगर उसका कैलकुलेशन कर लिया जाएगा टी स्कोर का, तो हो सकता है कि प्रयागराज के अगर 100 लड़कों ने फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो हो सकता है 2 ही 3 लड़का उस टी स्कोर को पार कर पाए और एवरेज स्कोर से बेहतर ना कर पाए। तो ऐसे में वहाँ पे हो सकता है कि लड़के कम मिलें। लेकिन
ऐसी कंडीशन आपके साथ बनेगी नहीं। अगर पूरे के साथ भी कैलकुलेशन कर लेगा तो ये एरर तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लड़के ठीक ठाक पास होने वाले मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लड़के जो है कि साइको एग्ज़ाम पास करने वाले लड़के उस जोन में हैं ही नहीं, मिल तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि किसी जोन में जो लड़का एक आध क्वेश्चन के आसपास में रह करके पास हो सकता था, इस केस के साथ कि हर जोन का शिफ्ट वाइज जो है कैलकुलेशन किया जाए तो उससे वो पास हो सकता था। लेकिन अगर ओवरऑल के साथ उस शिफ्ट के सारे लड़कों के साथ अगर टी स्कोर निकाला गया तो उसमें वो लड़का फेल हो सकता है। तो इसमें कुछ लड़कों का एरर तो आएगा, 5-10% का थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन लड़के मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लड़के ना मिलें। बाकी देखिए, एलपी साइको के री एग्ज़ाम होने से इसका रिज़ल्ट बहुत ही लेट हो चुका है, और अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ होता तो अब तक रिज़ल्ट आ चुका होता और कुछ जोन के डीवी और मेडिकल की प्रक्रिया भी धीरे धीरे शुरू हो जाती। जैसे देखिए, आपने रेलवे जेई का पेपर आप देख रहे होंगे, रिजल्ट आने के बाद से डीवी और मेडिकल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में आपका भी एएलपी का भी एग्ज़ाम का डीवी और मेडिकल शुरू हो जाता। लेकिन खैर, अक्टूबर तक आते आते ये पूरा जो रिज़ल्ट है और डीवी मेडिकल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ज्वाइनिंग इस साल के लास्ट तक जो है होना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी लड़कों का री एग्ज़ाम है उनसे मैं यही कहूँगा, अगर आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है, अगर आपके सामने एग्ज़ाम कोई नहीं है तो री एग्ज़ाम के लिए एकदम लग जाइए। अब आपको टेस्ट सीरीज ज़्यादा देना चाहिए, आपको स्पीड बढ़ा देनी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ की फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ा देनी चाहिए। और जो बैटरी टेस्ट आए हुए थे उसके साथ ही साथ हर बैटरी टेस्ट के जो जितने भी टाइप हैं उन टाइप पर भी आपको प्रैक्टिस करके चलना है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके बैटरी टेस्ट में जो बैटरी हैं वो बदले जाएं, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे जितने भी सारे लड़के जो हैं एएलपी, एनटीपीसी और जेई के प्रिपरेशन करते हैं वो सभी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे से जो भी स्टडी से रिलेटेड डिस्कशन है वो वहाँ पे करते रहते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ, या फिर जा करके आप सर्च कर सकते हैं @द ऑफिशियल नाम से। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।